हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया की मेजर रिवर्स होती हैं उन रिवर्स में वाटर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा स्रोत है उसकी अगर हम बात करें तो वह क्या है? क्या वह आपका अनट्रीटेड सीवेज है, जो आपके घरों से वेस्ट मड निकलता है, जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है वो अगर अनट्रीट होता है उसको अगर डिस्पोज करा दिया जाता है आपके रिवर्स में, क्या उससे वाटर पोल्यूट हो रहा है? या फिर एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ आता है, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती हैं उन पर आपके पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स लगाए जाते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, जब वाटर फ्लो करता है, रेनफॉल होती है तो उस वाटर के साथ मिक्स करते हैं और फिर जो है वह फ्लो होकर रिवर्स तक आते हैं। क्या उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? या फिर आपका जो अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज लोग लगा लेते हैं और उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी वो रिवर्स में जाकर डिस्पोज करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि आप लोग अपने घरों में जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो सभी लोग अग्यारी कर रहे होंगे, हवन होगा, तो उस हवन की जो भी ऐश होगी, जो भी राख होती है, उसको आप लोग कहाँ रिवर्स में विसर्जित करते हैं। तो क्या उसकी वजह से पोल्यूशन होता है? आपका गणेश विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन में जो अब आपकी जो भी मूर्ति बनी हुई है गणेश जी की, वहाँ पर आपने कलर्स का यूज़ किया था, केमिकल्स यूज़ हुए थे वहाँ पर, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस कहलाती है वो रिलीजियस प्रैक्टिस कहलाती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका जो वाटर पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। देखिए, पोल्यूशन तो कहीं ना कहीं ये सभी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड्स लगे हुए हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन क्रिएट सभी कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है आपका रिवर्स में, वह है आपका अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि आपके घरों से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, आपके वॉशरूम्स वगैरह से, आपके बाथरूम से, आपके किचन से, तो उनमें क्या होते हैं, आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जैसे कि अब आप लोग डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हो, डिटर्जेंट में फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट, तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज होता है आपका, यही जो है आपका लार्जेस्ट सोर्स है जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन हो रहा है वाटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और यहाँ बोला है कि जो सबके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है, SDG जिन्हें कहा जाता है, तो ये जो SDG हैं इनका एक स्पेसिफिक टारगेट रहा था कि ये अपने इस टारगेट को कब तक अचीव कर लेंगे। तो ये अपना ये टारगेट अचीव करेंगे 2030 तक, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो इंडियन गवर्नमेंट टारगेट है कि ये लोग क्या करेंगे, बायोमास से जो भी पावर जो है जिसको ये मतलब कंपोज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक, वो कितनी है। तो बायोमास की अगर हम बात करें तो ये आपका 15 मेगावाट जो है पावर जो है प्रोड्यूस करेंगे बायोमास के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको असर्शन दिया है कि कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। अगर जो आपकी सॉइल रिसोर्स को कंजर्व किया जा रहा है वो, उससे क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल क्रिटिकल हो रहा है, मतलब ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सॉइल रिसोर्स को कंजर्व करना। रीज़न दिया है कि सॉइल जो है वो होम है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और उसमें मिनरल्स आते हैं। अब आपसे पूछा है कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो ऐसा नहीं है, आर एक अलग ही बात बता रहा है, ठीक है। और ऊपर बात हो रही है कि सॉइल को कंजर्व करना क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है, और दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि सॉइल जो है वो घर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन बातें जो हैं वो दोनों ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज World Meteorological Organization's WMO objective has been to reduce the number of deaths to hydrometeorological disasters over the decade 2010-19 by, तो with reference to decade 1994-2003 आपको ये बताना है
कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि वो कितने % जो है वो डेथ रेट को कम करेगी जो भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर हुआ था उसमें। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50%। नेक्स्ट है डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। यहाँ आपसे बोला है इनमें से कौन सा जो है वो आपका मेमोरी सर्किटरी है जो कि आपका कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को होल्ड पकड़ कर रखता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रीड ओनली मेमोरी आपकी रोम। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन ASCII इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। ये जो ASCII है ये कैरेक्टर को इनकोड करने की एक स्कीम है जिसको एम्प्लॉयड किया गया पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा। क्यों? ताकि वो वेरियस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सके, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके और कंट्रोल कीज़ को रिप्रेजेंट कर दे, जिससे कि जो कंप्यूटर यूज़र जो है वो कीबोर्ड पर सिलेक्ट कर सके। तो ASCII जो है वो एक्रोनिम किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, American Standard Code for Information Integrity and American Standard Code for Isolated Information, and the correct answer for this question is option number A, that is American Standard Code for Information Interchange. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज। अब आपसे बोला है कि अर्बन एरियाज में आपको कौन से एयर पॉल्यूटेंट इनमें से दिखाई देते हैं जो कि आपकी आइज़ को इरिटेट करते हैं और साथ ही साथ अपने आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको डैमेज करते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट देखिए, पार्टिकुलेट मैटर, तो ये भी आपका एयर पॉल्यूटेंट ही है। आपको पता है जो आपका PM है ये आपका माइक्रोन से भी छोटा होता है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये आपका एक एयर पॉल्यूटेंट है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आपका एयर पॉल्यूटेंट है। सरफेस ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो एयर पॉल्यूटेंट है ही है। तो बात यह आ रही है कि आप उस एयर पॉल्यूटेंट को यहाँ पर कंसीडर करोगे जिस अर्बन एरियाज में होता है, जिससे कि आपकी आइज़ को इरिटेशन होती है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो डैमेज होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें तो अभी हमने जाना कि इसको हम PM बोलते हैं, PM 2.5, यानी कि इसका जो साइज़ होता है वो 2.5 माइक्रोन का होता है। इतना छोटा होता है कि हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। ये अस्थमा हो गया, आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गई, आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई, तो कफिंग हो गया, हुपिंग हो गया, तो इन सभी डिजीज़ को ये कॉज करता है। नेक्स्ट जो है वो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि आपका NO2 हो गया, सभी को पता है। तो इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूट होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एसिड रेन का एक जो है वह कारण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरफेस ओजोन। तो यही आपका ऐसा एयर पॉल्यूटेंट जो कि अर्बन एरियाज में पाया जाता है, जिससे कि आप आइज को इरिटेशन होती है, साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो भी डैमेज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से निकलती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये भी ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स के लिए आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करती है, आपके अस्थमा या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सभी को देखने को मिलती हैं। सो ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वह सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड भी होता है स्टेट का और गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि पार्लियामेंट जो है वो आपका सुप्रीम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और नेक्स्ट आपसे यहाँ लास्ट में बोला है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी के वो जस्टिफिएबल हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो है ये पूछ रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड नहीं होता, वो गवर्नमेंट का हेड तो भले ही हो सके लेकिन वो स्टेट का, लेकिन आप बात करें तो वो हेड गवर्नमेंट का भी हेड नहीं है। तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट का हेड नहीं होता। नेक्स्ट पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट आपका सुप्रीम है, सर्वोच्च है तो नहीं, सर्वोच्च आपका क्या है, न्यायालय है, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा, ये संसद है आपकी। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है
में जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो भी वहाँ पर आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं, तो इन सभी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्ड करता है, जज करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, और ये हमें देखना है कि किस ऑप्शन में है, एंड इट इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है बताना है। तो टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, की जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, साथ साथ उसमें हमें क्या करना चाहिए, सुधार भी लाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और चाइल्ड। अगर आप कोई भी अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट्स के लिए क्या है कि उन्हें अपने बच्चे को शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। और लास्ट है कि आप मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करें, और जो भी ऐसी प्लेसेस को प्रोटेक्ट करें जिसकी नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो हमें यहाँ पर बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य यही है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट देनी है, उसका सम्मान करना है, साथ साथ हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो जब ये नेचुरल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड हर चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, सभी कुछ इसमें आ जाता है हमारा, ठीक है। बिल्डिंग्स आ जाती हैं, हमारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ आ जाती है, ठीक है, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं एंड ऑल। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है कि फॉर अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी ही है, हिज हर, ठीक है। अगर आप मदर भी हैं तब भी आपको अपने पेरेंट्स को एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी है। सो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगी, और ये मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना इतना ज़्यादा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। सो जो करेक्ट आंसर जाता है हमारा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इट्स फ्रॉम नीति आयोग, और पूछा है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो कहा गया कि नीति आयोग जो है वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक जो है कह सकते हैं संरचना है, और दूसरा आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैटिक है, या हम कह सकते हैं कि ये आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है और ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। मतलब पहले बोला है फिर बोल दिया नहीं है, एक ही साथ दोनों नहीं है। और नेक्स्ट है कि ये आपका थिंक टैंक है। तो बिल्कुल जो नीति आयोग है वो ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, बल्कि क्या है, एक हमारा थिंक टैंक है, मतलब जहाँ पर की नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो करेक्ट है, और ये हमें कैसे स्टेट में देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय NAAC, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडिटेशन काउंसिल जो है उसके द्वारा कौन सी कोर वैल्यू जो है हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट की जा रही है। तो क्या नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन का, या फिर फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पेटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट और टीचर्स में ग्लोबल कॉम्पेटेंसीज को फॉस्टर करना, या फिर इनकलकुलेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक वैल्यू सिस्टम को जारी करना, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको प्रमोट करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ NAAC के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल। नेक्स्ट है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में उसको फोस्टर करना है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। साथ ही साथ आपको वैल्यू सिस्टम को भी इनकैलकुलेट करना है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हैं, और ये हमें देखने को मिल रही हैं ऑप्शन नंबर बी। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू। अब आपसे पूछ लिया कि जो सबसे अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप एक कह सकते हैं मानवीय गुणों से भरपूर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वह क्या है।
तो आपको कोई भी स्क्रिप्चरल टेक्स्ट पे डिस्कशन करना होगा जिससे कि आप वैल्यू एजुकेशन जो है वो इन्हेंस होगी, या फिर लेक्चर देना होगा और वैल्यूज़ की तरफ से डिस्कोर्स करना होगा वैल्यू को, ठीक है, या फिर सेमिनार्स रखे जाएंगे, या फिर आपके सिम्पोजिया रखे जाएंगे वैल्यूज़ पे। तो वैल्यूज़ पे सेमिनार्स रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सेमिनार्स वगैरह में क्या होता है, आपके साइंटिस्ट आते हैं, आपके स्कॉलर्स आते हैं, आपके पीएचडी होल्डर्स आते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके रिसर्चर्स आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी वो उनकी रिसेंट रिसर्च होती है उस पर वो जो है वो आपका लाइट थ्रो करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर थोड़े वैल्यूज़ पे हम नहीं कह सकते कि हमें वैल्यू सिस्टम को बढ़ाने के लिए सेमिनार्स वगैरह रखने होंगे एंड ऑल, लेकिन क्या करना होगा, हमें मेंटरिंग करना होगा और रिफ्लेक्टिव सेशंस देने होंगे वैल्यूज़ पे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है एनजेएसी जिसको कहा जाता है, इसको डिक्लेयर किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसके द्वारा कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही कहा था, या फिर प्रेसिडेंट ने कहा था? तो देखिए, प्रेसिडेंट खुद से कोई भी एक बात नहीं बोलते हैं। किसके द्वारा बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि यहाँ पर लर्नर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा सेट जो है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का उसको हेल्पफुल कंसीडर किया गया है एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो देखो, ऑप्शन में दिया है कि जो प्रायर एक्सपीरियंस है लर्नर का किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपका कह सकते हैं कि एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि अच्छा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्लास सेट जो है वो तैयार होगा। या फिर तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, अगर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसके थ्रू अगर आप पढ़ाएंगे तो वो रिलेट कर पाएगा, है ना। अब जैसे कि आपको उसको बताना है ब्लैक कलर, ठीक है, और आपने उससे पूछा कि बेटा कौवे का रंग कैसा होता है, और उसने बताया कि कौवे का जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो अब आप उसे बताओगे कि जो कौवा जिस कलर का होता है उसी कलर को ब्लैक कलर कहते हैं, तो वो अच्छे से इसको रिलेट कर पाएगा कि ब्लैक कलर कैसा होता है, ठीक है। अब आपने उससे कोई रिलेशन, उसका ज्ञान क्या है वो नहीं देखा और उसे कोई भी नई बात बता दी, तो वो जल्दी इसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रायर पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। सो ये ऑप्शन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी। आगे देखें तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो रहेगी लर्नर्स फैमिली फ्रेंड की, देखो फैमिली फ्रेंड हमें नहीं लेकर आने हैं। हमारे जो टीचिंग क्लासरूम, जो हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फैमिली नहीं आ रही है, वहाँ आपके 3 वो आ रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट, टीचर और आपका जो भी पाठ्यक्रम होगा, यानी कि आपका जो भी सिलेबस होगा दैट, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि लर्नर्स की क्षमता क्या है सब्जेक्ट में। सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका 8th क्लास का स्टूडेंट है और आप उसको डायरेक्ट बीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दोगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो पहले हमें उसकी एबिलिटी देखनी है कि वो उसकी एबिलिटी कितनी है, वो किस स्टैंडर्ड में है, या फिर उसका आईक्यू लेवल कितना है एंड ऑल। तो उस अकॉर्डिंग हमें बच्चे को पढ़ाना है। मान लीजिए उसकी एबिलिटी है कि वो एक दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन से याद कर पा रहा है और आप उसको 5 क्वेश्चन अगर याद करने को दे रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर सकता वो याद। ज़्यादा में ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो 3 क्वेश्चन याद कर भी लेगा, बट 5 तक वो नहीं पहुँचेगा। तो आपको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क देना है, बिल्कुल, यानी कि सब्जेक्ट में उसकी एबिलिटी देखनी कि कितनी क्षमता है उसमें। तो ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा, उसका जो लैंग्वेज का बैकग्राउंड है, बिल्कुल आप उसके लैंग्वेज, अब देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस सबकी हैं। आप मान लीजिए कोई, तो उसके लैंग्वेज बैकग्राउंड को साथ लेकर चलना होगा, वो उसी लैंग्वेज में अच्छे से समझ पाएगा। हम लोग ने बचपन से हिंदी सुना है, हिंदी जाना है, तो क्या है, हिंदी में हम अगर कोई बात बताता है हम इजीली जल्दी से समझ जाते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज जो मातृभाषा होती है बच्चे की वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा डालती है। तो ये भी गलत सही आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट का फॉलोइंग प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। ड्रेस कोड तो जो भी डिसाइड कर जाता है स्कूल के द्वारा वही बच्चे पहन के आते हैं, अपने मन से पहन के नहीं आते, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। तो बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। और दूसरा है आपका कि मोटिवेशनल
ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए समय समय पर एक मोटिवेशनल क्लास लगानी चाहिए या फिर कोई भी ऐसा ओरिएंटेशन करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स क्या हो, मोटिवेटेड हों। उन्हें जो भी लो बैकग्राउंड से हाई बैकग्राउंड पर गए उनकी स्टोरी सुनानी चाहिए ताकि उनके अंदर क्या हो, ये भावना उत्पन्न हो कि अगर इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, हमें तो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इस स्टेटमेंट 6 भी करेक्ट है। तो हमारी जो स्टेटमेंट सही जा रही थी ये कौन कौन सी थी, आपकी फर्स्ट थी, थर्ड थी, फोर्थ थी एंड सिक्स थी। अब ये कोड हम देख लेंगे कहाँ देखने को मिल रहा है, एंड इट इज़ फर्स्ट, थर्ड, fourth and sixth, that is option number B. Next question number 16 and it is a college level assistant professor। एक कॉलेज लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्लान किया अपना लेक्चर इस इंटेंशन के साथ कि वो क्या करेंगे, स्टूडेंट के कॉग्निटिव डायमेंशन को, उसके संज्ञानात्मक पक्ष को जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। और उनका जो सेंटर उनका जो सेंटर रहेगा वो स्किल्स पे रहेगा, वो इस पे कौशलों पे जो है एनालाइज करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे। तो अब आप इस तरह से इनको मैच करिएगा। सो जो फर्स्ट है आपका मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल किसके साथ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंट, या फिर रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। बिल्कुल मेमोरी लेवल तो वही ना कि आप जो भी जब प्रेजेंटेशन हो रही है तो उस समय जो पॉइंट्स बताए गए तो उनको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करके रखोगे, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ करोगे। तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट आपका बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी देंगे डिस्क्रिमिनेटेड एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉइंट को, ठीक है। और फिर आपका रिफ्लेक्टिव आ रहा है, एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल जो रहेगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। सो यहाँ पर हमारा कोड बन रहा है आपका सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, and it is here in option number C। 17 क्वेश्चन में भी आपको मैच ही करना है, ठीक है। और मैच इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना है हमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जा रहा है आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होते हैं, आपके क्विजेज होते हैं, डिस्कशन होते हैं, ठीक है, 4। नेक्स्ट आपके समेटिव इवोल्यूशन हो गया। समेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है, तो समेटिव इवोल्यूशन में क्या ग्रेड मिलता है आपका फाइनल आउटकम का, है ना, जो भी आपने प्रेजेंट किया होता है रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में आपका आता है इवोल्यूटिंग कॉग्निटिव एंड कोऑग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलेटरी, रेगुलेटरी के साथ कुछ भी आपका संज्ञानात्मक पक्ष का को देखना। और नॉर्मल क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं आपके, तो ये आपके टेस्ट होते हैं जो कि आपके इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में होते हैं या फिर कुछ यार्डस्टिक्स में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोड जाएगा ये आपका है 4, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 4, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इट्स हियर इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आपको देखने हैं। फैक्टर्स यहाँ दिए हैं कि टीचर नॉलेज सब्जेक्ट में, टीचर्स का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल टीचर की एबिलिटी स्टूडेंट्स को प्लीज करने के लिए, और टीचर्स का पर्सनल कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जाएगी दैट इज ए, टीचर की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट में, बिल्कुल। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं, वो किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करता हो, ठीक है, तो इसलिए ये कट हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो टीचर की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है बच्चा समझ पाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे वर्ड्स जो होंगे वो फ्लाई अप हो जाएंगे और स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेंगे, या फिर बहुत स्लो बोल रहा है तो स्टूडेंट्स गेट्स बोर्ड, क्योंकि वो उनको लोरी की तरह सुनाई देगा। तो उनका कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड होकर सुन सके। नेक्स्ट टीचर का जो टीचर का जो स्टूडेंट है कि वो बच्चों को क्या करें, उनको प्लीज़ करें। तो भैया आप क्या करें, आप पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप अपना कोई पर्सनल काम करवा रहे हो जो आप उनको अपनी तरफ करोगे एंड ऑल, तो ये भी गलत है। और पर्सनल कॉन्टेक्ट आपको क्या रखना, उनसे कोई
रिश्तेदारी थोड़ी ना करनी है स्टूडेंट से, तो ये भी गलत है। टीचर का कॉम्पिटेंस होना चाहिए मैनेजिंग और क्लासरूम ट्रांजैक्शन में मॉनिटरिंग का, बिल्कुल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए सी एंड एफ स्टेटमेंट सही है और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो यूज़ होते हैं टीचिंग एड के वो जस्टिफाई होते हैं आपके किस ग्राउंड पे। ये हम लोग टीचिंग एड तो अलग प्रीवियस मतलब सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आता है आपका कि आप अट्रैक्ट करते हो स्टूडेंट्स अटेंशन क्लासरूम में, या फिर मिनिमाइज करते हो इनडिसिप्लिन, मतलब इनडिसिप्लिन ना हो क्लास में उसको कम करने के लिए लगा दिया, या फिर आप ऑप्टिमाइजिंग करते हो लर्निंग आउट भी है। बिल्कुल, हमें लर्निंग आउटकम्स जो है स्टूडेंट का वो अच्छा करना है कि मतलब वो जो भी सीख रहा है वो अच्छी तरह बेहतर तरीके से सीखे, उसके व्यवहार में हमें स्थायी परिवर्तन देखने को मिले। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए हमने टीचिंग एड्स का जो है वो इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे जो पर्पस है हायर एजुकेशन का वो है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करना स्टूडेंट्स के बीच में। तो और ये एबिलिटीज़ क्या करती हैं, जॉब प्लेसमेंट को इंश्योर करती हैं। तो जो हमारा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बात स्टेटमेंट्स तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट है कि आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म है तो उनमें से कौन सा फीचर जो है उसको क्रिटिकल माना जाता है, डेटा कलेक्शन को जो कि जिसका स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल के साथ, सैम्पलिंग डिज़ाइन को जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो, या डेटा कलेक्शन जो आपका बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस के साथ हो, या फिर डेटा गैदरिंग जो आपका टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस के साथ हो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म में जो है आपका डेटा कलेक्शन को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस के साथ। एंड इट इज़ की जो लिस्ट है स्टेटमेंट की उनमें से आपको सेट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन आती है रिसर्च एथिक्स पे। तो देखो एक रिसर्चर जो है वो क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट पेपर and research findings are made the basis for policy making and conduct of practitioner is screened in terms of report research evidence। तो जो करेक्ट हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं दैट इज, एक तो आपकी ये है कि जो रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो सिटेड हों बिना प्रॉपर रेफरेंस के मतलब इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कोई अगर प्रॉपर रेफरेंस नहीं है तब। दूसरा जो प्रैक्टिशनर कंडक्ट कराया जाएगा वो स्क्रीन होता है अगर आपका रिपोर्ट्स रिसर्च एविडेंस के उसमें, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो दोनों पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस होती हैं उनको रेगुलेट करा जाता है अगर इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज़। तो इसका तो ऑप्शन जो जाएंगे हमारे दैट इज सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ और इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रिसर्च जो होता है फैक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस पे ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉम्पीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स। द hypothesis formulated is that child rearing practice to influence stress proneness. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis। तो किस एविडेंस मतलब अगर हम बात करें एविडेंस जो भी हमें दिए बताया गया अभी, तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट किया जाएगा 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो क्या डिसीजन जो है वो वारंटेड होगा इन रिसर्च ऑफ द हाइपोथेसिस, रिस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जो रिसर्च है जिससे कि आपका इंटेंट कर रहा है जो पॉसिबल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस का, तो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इस स्टडी के लिए, तो ये रहेगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एंड यहाँ बोला है कि कौन सा इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगी रिसर्च को परस्यू करने के लिए, तो बहुत बार डिस्कस किया है कि आपको रिसर्च के क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना होगा। और लास्ट है कि जो फॉर्मेट रहेगा आपके थीसिस राइटिंग का वो सेम होगा जैसे कि आपने प्रिपेयर किया था रिसर्च पेपर को, या फिर जो आप सेमिनार में प्रेजेंटेशन में जो भी लिखते हो, या फिर जो आपका रिसर्च डिजर्टेशन होता है जो कि आपने सभी ने किया होगा आपके फाइनल पीजी में, और या फिर प्रेजेंट करते हो कोई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर हो, तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो रिसर्च डिजर्टेशन है।
जो भी आपका डिसर्टेशन रहा होगा उसमें आपने जिस तरह से लिखा था उस तरह से आप थीसिस लिखते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।